आओ लिखा लो। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट जो अपन कर रहा था, आज जो पार्ट अपन डिस्कस करेगा, ठीक है, वो एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि एग्जाम में कौन सा पार्ट ज्यादा पूछता है, दिस इज दिस पार्ट जो कि आज अपन डिस्कस करेगा। ठीक है, एंड विल फॉलो अप विद द क्वेश्चन बैंक डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को फिर से रिवाइज करेंगे सो दैट इट स्टेज इन योर हेड, एंड देन वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तुम लोग केस में आफ्टर दिस क्लास देयर इज अ फाउंडेशनल क्लास। ठीक है, तो उस क्लास में मैं चैप्टर नंबर 3 का तुम लोग को क्लासेस दूंगा एक बार। ठीक है, यू स्टार्ट वॉचिंग अप इट, उस थोड़ा देर देख लेना आप लोग। उसके बीच में मैं एक बार आके जो भी आपके डाउट्स वगैरह है, कुछ भी अगर है टॉपिक में नहीं समझ में आया या रिपीट कराना तो आके करा दूंगा तुमको। ठीक है, टाइम मत वेस्ट करना, जितना हो सके कर लेना कोशिश। ठीक है, ताकि दोनों का टाइम वेस्ट नहीं हो अपना। आइए, अपन लास्ट क्लास जो अपन किया था उस पर अपन ने क्या पढ़ा था कि इंडिया जो है उसको इंडिपेंडेंस मिल गया आफ्टर अ 150 years ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद ब्रिटिशर्स। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था, चाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, रिश्ता तो रिश्ता था। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव चीजें हुई, बट इंडिया हैड टू उभर। उभर कैसे करेगा वो, 1950 में उन्होंने क्या बनाया, एक प्लान बनाया। ठीक है, उन्होंने प्लान बनाया एंड अकॉर्डिंगली इट सेट अप द प्लानिंग कमीशन इन द ईयर 1950। ठीक है, जिसके चेयरमैन हमेशा कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अभी उस प्लानिंग कमीशन को अपन क्या कहते हैं, नीति आयोग। ठीक है, अपन नीति आयोग कहते हैं, और नीति आयोग का भी अभी चेयरपर्सन कौन रहेगा, द प्राइम मिनिस्टर। इस बार 2020 में जो एग्जाम आया, 2021 में जो एग्जाम आया था, आपका लास्ट पेपर जो हुआ था, ठीक है, उसमें यही सेम क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया था। द आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। ठीक है, तो इसमें तुक्का मारा था किसी किसी ने एमसीक्यूज में, वो करेक्ट हो गया था आंसर। ठीक है, बट जो फर्स्ट 5 year प्लान कब रिलीज हुआ था, 1 अप्रैल 1951। ठीक है, 1 अप्रैल 1951। और द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन था, महानवोलिस। ठीक है, तो ये एक एक मार्क का एमसीक्यूज पूछ सकता है आपको। चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन बैंक है उसको मैंने प्रिंट करके रखवा दिया है। आप जितने लोग आज आए हो, क्योंकि बहुत जन आज नहीं आया है, ठीक है, गोइंग टू एग्जाम्स, वो लोग जो है ले लेगा वहां से। ठीक है, बाकी लोग आप लोग। और चैप्टर नंबर 2 बाय टुमारो आई गेट इट प्रिंटेड फॉर यू क्वेश्चन बैंक, सो दैट वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। मोस्ट लाइकली मैं आप सबको, कल आप लोग का किसी का स्कूल है क्या, नहीं है क्या सीन, क्या करें, एग्जाम कितना बजे खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, तो आप लोग को एक्स्ट्रा क्लास बुला के करा लूंगा, बिकॉज मोस्ट लाइकली शायद वेंसडे को क्लास नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल आपको बुला के करा दूंगा मैं। ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ। नहीं नहीं, मतलब क्या है कि पढ़ने के लिए तो वैसे अभी तक तो ऐसा लगता है आने से अच्छा रहता है, मतलब qualification, समय समय तो क्या बोलेगा। ठीक है, बता देगा, मैं तो एग्जाम एग्जाम के हिसाब से प्लान करके बता देगा, वो वाला ना, 4 बजे। नहीं नहीं, पहले करेगा, पहले इसका खुलने से होगा। ठीक है, अब प्लान्स जो है दो टाइप का था, एक था शॉर्ट टर्म प्लान्स, दूसरा था लॉन्ग टर्म प्लान्स। शॉर्ट टर्म प्लान्स को अपन ने क्या कहा था, 5 year प्लान्स, एंड द लॉन्ग टर्म प्लान्स वर नोन एज पर्सपेक्टिव प्लान्स। पर्सपेक्टिव प्लान्स कितने थे, चार। चार पर्सपेक्टिव प्लान्स थे, क्या क्या, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। वापस एक बार, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ग्रोथ कोई भी कंट्री का कैसे हम मेजर करते हैं, जीडीपी के थ्रू। ठीक है, जीडीपी के थ्रू। और जीडीपी का मतलब क्या है, देश का जो आउटपुट लेवल है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना बढ़ रहा है। अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो देश का जीडीपी बढ़ जाएगा। अब देश का जो जीडीपी है या फिर आउटपुट लेवल कब बढ़ेगा, नंबर 1, जब देश में क्या होगा, पिस्सो, उस पिस्सो को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्टिव कैपिटल। मतलब देश का प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़े, या फिर सपोर्टिंग सर्विसेज बढ़े, यानी कि जो फ्लिपकार्ट ऊपर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, या फिर दोनों बढ़े। इस तरीके से याद करोगे, अंदर के पैराग्राफ याद रहेंगे। इफ यू डोंट टेंड टू रिमेंबर विद द फ्लो, भूल जाओगे मेन मेन पॉइंट्स को। और इसमें अंदर का पॉइंट्स पूछता है कि एक्सप्लेन ग्रोथ एज अ पार्ट ऑफ द पर्सपेक्टिव प्लान, एक्सप्लेन ग्रोथ एज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 year प्लान, सॉरी ऑफ द प्लानिंग प्लान ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ 1950s। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है आपसे। ठीक है, ये ग्रोथ वाला पार्ट हो गया। अब मुझे बताइए कि हर एक सेक्टर अलग अलग कंट्रीब्यूट करेगा, उसको अपन कहते हैं डैश स्ट्रक्चरल कंट्रीब्यूशन। सी द पॉइंट इज, थोड़ा थोड़ा अगर आपने रिवाइज किया प्रॉपर्ली किया, आपको याद रह जाएगा पूरा प्रॉपर्ली। ठीक है, नंबर 2, वेरी गुड। नंबर 2 इज व्हाट, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन कैसे हो सकता है, नंबर 1,
टेक्नोलॉजी, न्यू एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसका जो अंदर का फॉलो अप पैराग्राफ है ये इजी आप कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, ये आपका सीबीएसई चेक नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इसमें हल्का फुल्का आपने इधर उधर लिख दिया वर्ड्स तो चलेगा, आपको दिक्कत नहीं है, बट एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आपका जो है लैंग्वेज में आना चाहिए, मेन पॉइंट है। नंबर टू क्या है, सोशल आउटलुक चेंज कर। मतलब सोशल आउटलुक के अंदर का अगर आपको नहीं पता पैराग्राफ सोचो अंदर का, तो क्या लिख सकते हो कि इक्वालिटी होना चाहिए, लोगों का जो स्टेट सोशल थॉट प्रोसेस है वो चेंज होना चाहिए। एग्जाम्पल हो गया वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, शुड नॉट बी कंसिडर्ड इंफीरियर टू मेन, इस टाइप का आप कुछ भी लिख के आराम से आंसर डाल सकते हो। ठीक है। नंबर थ्री क्या है देवजीत साहब, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है एग्जाम में आता है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जो है उसके ऊपर फोकस भी बहुत किया गया था। 2020 का सैंपल पेपर का सवाल है, हम लोग जब करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी सैंपल पेपर का सवाल, कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर किस तरीके से इंडिया अचीव कर सकता है। कैसे अचीव करेगा, दो तरीके से। नंबर वन इज व्हाट, टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस एंड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। एक बार वापस, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। मैंने लास्ट क्लास भी कहा था, इस क्लास भी बोल रहा हूं आपको, इसके अंदर का एक दो लाइंस है जो आपको सेल्फ लेवल पे करना है, बट अगर एग्जाम में आया उसको बस बेसिक रीडिंग करो, आंसर कितना आना चाहिए आपका। ठीक है। आईडी का ट्रिक बता रहा हूं आप लोग को बड़े क्वेश्चंस का, देखो गलती एमसीक्यूज में होता है, इस बार हम लोग भर भर के एमसीक्यूज और 1 मार्क के क्वेश्चंस कर लेंगे। इन बिगर क्वेश्चंस मेक द टीचर अवेयर कि हमको पॉइंट्स आता है, जो पॉइंट्स बिल्कुल सॉलिड तरीके से आता है उसको ऐसे पोर्ट्रे करो कि हमको आता है। एग्जांपल, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस को आप कैपिटल्स में भी लिख सकते हो, अंडरलाइन कर दो। उससे क्या होगा, आपका ध्यान टीचर पे कहाँ जाएगा, खाली उस पॉइंट में। यू आर मेकिंग द टीचर अवेयर। होता है ना, दुकान में कोई सामान अगर नहीं है, हम वो दिखाते हैं जो दुकान में अवेलेबल है और लगता है इसमें से ले लो। हम लोग बहुत बार ले भी लेते हैं सामान, 90% टाइम्स ले लेते हैं। इट इज ऑल मार्केटिंग जो आपको करना है अपने आंसर का। क्या पढ़ के तो आए हो, मे भी अंदर का कुछ 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 पॉलिश नहीं, और जो वर्ड्स आता है अंदर का कुछ याद है, जीडीपी, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन सब आता है, अंडरलाइन करो दिखाने के लिए, देखो हम पढ़ के आए हैं। समझ में आया आपको। एंड लास्ट पॉइंट क्या है आपका, इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देश में जो है रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो क्या हो, कम। एक सेंस, दिक्कत बताइए, तो कोई भी इशू नहीं, आगे बढ़ सकता है एकदम सॉलिड। चार पर्सपेक्टिव प्लान्स का पार्ट सॉलिड। प्लानिंग कमीशन, प्लान्स क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, बेस्ट पॉसिबल यूज करना है, दैट इज नोन एज अ प्लान। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है, उसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देन वी हैड थ्री सेक्टर्स जो उसको खाली फोकस किया था 1950 के वक्त में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा इश्यूज था एंड ऑल प्रॉब्लम्स कुड नॉट बी सॉल्व। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इंटर में 8 सब्जेक्ट है, सोचो अगर सीए इंटर में 8 सब्जेक्ट है, आठों का आठों अपन एक साथ पढ़ सकता नहीं है। ठीक है, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, प्रॉब्लम को जो है एकदम कोर लेवल पर रूल आउट करना है, ताकि आपका रिजल्ट जो है अच्छे तरीके से निकल जाए। कौन बोलता है कि 12th के टाइम में हम इंटर को सुना नहीं सकता है। ठीक है, आइए। तो जैसे पहला सेक्टर कौन सा है आपका, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखो जो फीचर्स लिखा हुआ है ना, तो प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स था, नंबर वन लो प्रोडक्टिविटी, हमें पता ही है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब गलत, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो बड़ा है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, व्हाट इज डिसगाइज्ड, कमती एम्प्लॉयमेंट। एग्जैक्टली, जैसे आपने कभी देखा है शादी वादी के टाइम में कोई इवेंट होता है ना, उसमें चाहिए दो जन ही, बट तुम बोलेगा कि यार हमको तो एकदम फोमो फील हो रहा है, हम कुछ काम ही नहीं कर रहे, हम जबरदस्ती बोले कुछ काम है क्या, मामा जी कुछ काम, मेरी तरफ से कुछ काम, मामा पता नहीं सारा काम हो रहा है, मामा जी प्लीज। बैग उठाने के लिए आदमी है, फिर भी तुम बैग उठा के लेकर जाएगा दिखाने के लिए, देखो हम काम कर रहे हैं, हम घर का सदस्य है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जरूरत है दो लोग का, है 5 जन क्योंकि काम नहीं है, उसको बोलता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। खैर हम लोग ये पढ़ेंगे भी आगे जाके, तो इट इज नॉट अ रेलेवेंट चीज अभी, बड़ी एग्जाम में पूछता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, हाई डिपेंडेंस और रेनफॉल। इसमें मूवी का नाम देख लो आप लोग। ठीक है, याद है ना, बरसोरे बोलो, डांस कर दिया पूरा। अब समझ जाओ, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड कोई भी पैसा अल्टीमेटली मिल रहा नहीं था। हाँ हाँ, ये सिर्फ प्रॉब्लम से, ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, नॉट रेलेवेंट। हाँ, दो तीन पॉइंट तो आ गया, दो तीन पॉइंट की प्रॉब्लम्स क्या था उसके हिसाब से आपका सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, जो कि है रिफॉर्म्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें दो रिफॉर्म्स था, नंबर वन वाज लैंड रिफॉर्म्स, नंबर टू वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, ये 1 मार्क का सबसे बेहतरीन सवाल पूछता है एग्जाम में। रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीएलोकेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स अमॉन्ग द डिफरेंट पीपल, यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिलना, और जिनके पास एक्सेस जमीन है उनसे जमीन लेना। और लैंड रिफॉर्म्स के तहत देयर वर टू थिंग्स जो मेजर इश्यूज था एग्रीकल्चर में। नंबर वन वाज अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। अनामिका जी रिवाइज करके नहीं आया है, बहुत बढ़िया, नहीं नहीं बढ़ के मत आया करो, क्या दरकार पड़ा, अब टाइम पास तो बढ़िया से टाइम पास करो, क्या है बढ़िया। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ
जमींदारी सिस्टम। इसमें सबसे बड़ा इशू क्या था? दैट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट वाज टू अबॉलिश व्हाट? जमींदार। बेसिक आइडिया क्या था इसके पीछे? कि ओनरशिप ऑफ लैंड जो है वो ट्रांसफर करना किससे किसको? जमींदार टू। ये मैंने 15 साल पहले देखा ही नहीं किसको, तो क्लास हम तो रहेगा नहीं क्लास में। ठीक है, लड़का लोग तो देखता रहता है खाली बस, सब समझता है बात को। तो पटा या नहीं पटा? तो ऊपर ऊपर से कहा तुम लोग के कष्ट हो रहा था ना, बहुत आंख में दर्द हो रहा था कि रीड कर लो, लास्ट में क्या बोला था, यहाँ तक का रीड करके आना है। कहाँ? एक बार लेक्चर दे देगा तुम लोग, देखना वो यूट्यूब में डाला, मैं तो सारा क्लास रिकॉर्ड होता है, देख लेना लास्ट में क्या बोला था हम उस पर। सबसे पहला क्या था? अबॉलिशन ऑफ जमींदारी में क्या था याशी? जमींदारी सिस्टम को हटाना है, और जमीन को किसको देना है? जो उसके पास एक्चुअली में जमीन जाना चाहिए, यानी कि उसको बोलते हैं एक्चुअल टिलर्स ऑफ लैंड। ये तो बोला था या नहीं बोला था? एक्चुअल टिलर्स, एक्चुअल ओनर्स, देख लो, एक्चुअल ओनर्स ऑफ द लैंड, एक्चुअल टिलर्स के पास में जमीन जाना चाहिए, ताकि जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन मिल सके, ताकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है कंट्री का वो बढ़ सके। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक पक्की बात। नेक्स्ट, लैंड सीलिंग। अलग से 2 मार्क का सवाल पूछता है, ठीक है, लैंड सीलिंग के ऊपर। ये बताओ, लैंड सीलिंग का मतलब क्या है, समझिए। ठीक है, कुछ के पास बहुत जमीन है, कुछ के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। ठीक है, क्या इक्विटी एस्टैब्लिश हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो मेंटेन इक्विटी, हम चाहता है कि जिनके पास बहुत जमीन है उनसे मैं जमीन ले लूं, एंड आई गिव इट टू दोज हु डोंट हैव द अमाउंट ऑफ लैंड। इससे फायदा क्या होगा, देश में क्या मेंटेन हो जाएगा? इक्विटी। लैंड रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप था वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड सेलिंग, फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड। क्या बोला? फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड अ पर्टिकुलर पर्सन और एन इंडिविजुअल कैन होल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ। देखो क्या लिखा हुआ है, लैंड सीलिंग रेफर्स टू द फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड व्हिच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, which can be owned by an individual। समझ में? इससे फायदा क्या होगा? टू प्रमोट व्हाट? टू प्रमोट इक्विटी। ताकि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जितना जमीन एक्सेस था उसको किसको प्रोवाइड कर दिया? द लैंडलेस लिटिगेटर्स एंड स्मॉल। समझ में आया आपको? चलेगा, इजी यहाँ तक। ये अलग से 2 मार्क का सवाल पूछता है, लैंड सीलिंग। ये सब किसके नीचे आता है? लैंड रिफॉर्म्स के तहत। लैंड रिफॉर्म्स में 2 पॉइंट है। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इसको प्यार से हम लोग यहाँ पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? आप लोग लिख लीजिएगा चाहे तो। ठीक है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, या फिर लैंड सीलिंग का मतलब क्या है? यस, जस्ट लास्ट का पार्ट में इतना हकता है ना, तो स्टार्ट इतना अच्छा करता है, उसके बाद इतना भू लेवल का आंसर देता है एकदम। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लैंड, अच्छा बोला, हम लोग चलो वाओ, क्यों? जिसको देना हो। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लैंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। 2-3 वर्ड देखो ना, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लैंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, मार्क किया है, उतना वर्ड याद कर लो काफी है। ठीक है, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लैंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, ताकि मेंटेन क्या हो सके? इक्विटी। अगर आपको सवाल पूछा कि लैंड सीलिंग क्यों किया गया था, तो मेंटेन व्हाट? इक्विटी। याद नहीं? याद नहीं होगा? 4 पॉइंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव प्लान्स, प्लान्स क्या होता है, तो इसमें लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 2 चीज क्या है। डिफिकल्ट लग रहा होगा कुछ, हद पार हो गया होगा, दिमाग खराब हो गया होगा। तब ठीक है। ठीक है, एक सेकंड। मैंने ना एक एक सेकंड मैं देखता हूँ, अगर मुझे यहीं मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, ये मैंने बना के रखा है, ये मैं दे दूंगा क्या तुम लोग को? एक समरी बनाया हुआ है ये, चैप्टर नंबर 1 का। इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 का भी समरी करवा दूंगा आपको। सारा पॉइंट्स है, जो अंदर का पॉइंट्स भी है, सब कुछ लिखा है। ये चाहिए क्या? हम्म, ठीक है, इसको मैं भेज देता हूँ, रुको। तुमको तो भेज के मतलब नहीं है अनामिका, पढ़ना तो ऐसे भी नहीं है तुमको। हाँ हाँ। ऐसे बीच का पार्ट खाली 2 मिनट के लिए तुम नहीं होगा क्लास में, भाग गया होगा। अच्छा, ये भांग कहाँ से लेता है तू? सप्लायर का नाम बता, तो काफी अच्छा सर है।
इरिटेटिंग है ना ये आवाज? आप फाइल ईमेल कर रहा है अपने आप को, ये फाइल गेम खेल रहा है। हाँ, ये थोड़ा इरिटेटिंग है, इसको बंद करना आना पड़ेगा, आता नहीं है कुछ चीज। संयम को बोलेगा हम करने के लिए। ठीक है, चलेगा। डन। एंड ये पॉइंट तो ऐसा है जो कि लेट लेट से आपने 15 साल से पढ़ा है, जो कि है ग्रीन रेवोल्यूशन। इस पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वही पॉइंट लिखो जो हम लिख के दिया है। सत्य। आप इधर उधर का पॉइंट लिखने की कोशिश करेगा, आपका मार्क्स काट देगा, और ये तो गलत बात है। तो क्यों लिखना पड़ रहा है मार्क्स के लिए? ठीक है, सच में ऑप्शन नहीं है, आपका एग्जाम में मार्क्स काट देगा अगर आपका सिमिलर पॉइंट्स नहीं रहा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन पता है क्या क्या होता है? वेरी गुड, तुमको फिर जीना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्या याद है? क्या क्या? एच वाई सीट्स का। कुछ था, क्या था नाम है? अरे ग्रीन रेवोल्यूशन को हम पढ़ाए ही नहीं आज तक, तुम क्लास 6 में नहीं पढ़ा था क्या? डायरेक्ट जंप करके 12th में आया था क्या? कहाँ है? तो कहाँ कहाँ घूमने गया था छोटा मैं? झूठा है। सब याद रहता है। बोलो, कोई ये बता जी। डिक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन आज की। अब वो लोग अपना मॉरल बूस्ट करने के लिए आया पता लाइफ में। अब तो लग रहा है जीवन में कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेगा, सही है साहब? ग्रीन रेवोल्यूशन तो हम पढ़ाए ही नहीं है अभी तक, नॉनसेंस लोग। कैसा वो लेवल का लोग है। हाँ, तुम सही बोला, तुम सही। अभी तो सबसे क्लोज अच्छा आंसर सिमरन ने बोला है। वही वही। हाँ वही है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा अलग थोड़ी ना हो जाएगा कि जब 7 में पढ़ा था तो अलग हो जाएगा, 12th में पढ़ेगा तो अलग हो जाएगा। इस थोड़ी ना है। हाँ। अब देखो क्या हुआ। 1950 के टाइम में एक मेजर जो गोल था was टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन इंडिया। सेल्फ रिलायंस कैसे अचीव हो सकता है? जब हम लोग अपना फॉरेन डिपेंडेंस को क्या कर दे, कम कर दे। दिस वाज अ मेजर ऑब्जेक्टिव जो कि हमें अचीव करना था, बिकॉज उसके बिना तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं था आगे बढ़ना। बट सबसे बड़ा इशू यही है, सबसे बड़ा इशू यही है कि अगर मेरे को देश में सेल्फ रिलायंस क्रिएट करना है, दैट मीन्स आई हैव टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस। बट हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट, सबसे बेसिक चीज क्या होता है? खाना। खाना को भी हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ग्रेन्स को भी हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को भी हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वो कंट्री जिसमें 74% वे डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तब भी वो कंट्री जो है अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना पा रहा था इन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर। उस समय 74% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। डू यू नो द फिगर राइट नाउ? How much of the population is dependent, not exactly dependent, everybody is dependent on agriculture, but how much the working population कितना involved है एग्रीकल्चर में? कितना? 90 से 20, क्लोज, क्लोज है ना? इट इज 17%। समझ रहा है? 74% टू 17%, राइट? दैट इज द डिपेंडेंसी लेवल जो चेंज हुआ है, और हम लोग ने कहाँ मूव किया है? इंडस्ट्रीज की तरफ। एंड मेजरली इंडिया जो डेवलप हुआ है वो सर्विस सेक्टर की तरफ बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, बिकॉज इट इज बिकमिंग अ पावर हाउस फॉर सर्विस सेक्टर। ठीक है, ऋषिकेश जी थोड़ा गलत है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिनेंट तरीका, आई फील इट टू बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल, बट उस समय के हिसाब से डिसीजन सही था, वाज टू इंट्रोड्यूस व्हाट, ग्रीन रेवोल्यूशन। सर ग्रीन रेवोल्यूशन में ऐसा स्पेशल क्या था? क्योंकि एक तो इसमें यूज जो सीड्स हो रहा था, दिस वर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने वाला कैपेसिटी वाला सीड्स था ये HYV सीड्स। ठीक है, इसमें पानी का कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा चाहिए था, बट इसका यील्डिंग कैपेसिटी वाज ट्रिमेंडस। इनफैक्ट जब इंडिया इसको इंट्रोड्यूस कर रहा था, उनको भी नहीं लगा था कि इतना सक्सेसफुल हो जाएगा ये चीज। ठीक है, इट रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर्स, इट रिक्वायर्ड पेस्टिसाइड्स फॉर इट्स प्रोडक्शन टू इंक्रीज, बट दिस वाज वन थिंग जो कि एक्चुअली में इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था उसको बहुत जगह तक स्टेबल कर दिया था। आई से देवर टू प्रिमिटिव एरियाज जहां पे इंडिया का हालत काफी स्टेबल हो गया था। वो था वन, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, नंबर टू वाज 1991 का एलपीजी पॉलिसीज। दिस वर द टू डिफरेंट पॉलिसीज जिसकी वजह से एक्चुअली में इंडिया का जो हालत है वो कंट्रोल हुआ था। ठीक है, बिकॉज वी वर लिविंग एट अ डिफरेंट एरा दैट टाइम।
ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन यही था कि हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर को क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था, इसलिए हम लोगों ने HYP प्रोग्राम को यूज किया था इन द ईयर 1966। इसको तो दो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वन फेज वाज कि वो स्टेट्स में पहले इंट्रोड्यूस करो जो कि ऑलरेडी वाटर एफ्लुएंट एरियाज है, जिसमें फर्टिलिटी बहुत हाई है। साउथ एरिया जैसे तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे कंट्रीज में पानी की अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है और जमीन की क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले तो वहां इंट्रोड्यूस किया। जब देखा कि वहां पे सक्सेसफुल हो गया तो बाकी जो है, बाकी स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। अब जो पॉइंट विच हैव टू बी स्पेसिफिक जो आपको यहीं से लिखना है वो है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हुआ था ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन होने की वजह से क्या क्या फायदा हुआ इंडिया को। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखो तो। ठीक है। ये सब क्वेश्चन में से एक एक दो दो मार्क का सवाल पूछ सकता है आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटेबल सरप्लस, व्हाट डू यू मीन बाय बफर स्टॉक। ये सब आपको पूछ सकता है। एक मार्क का सवाल भी बन सकता है, अंदर का पैराग्राफ भी बन सकता है। तो दिस आर मतलब मैंने बोला ना, आज जो जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ वो एग्जाम रेलेवेंट है बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम जो मैंने करा था उसमें सबसे रेलेवेंट टॉपिक वाज लैंड रिफॉर्म्स वाला पार्ट एंड प्लान्स वाला पार्ट, जो 4 प्लान्स था, पर्सपेक्टिव प्लान्स वाला पार्ट। इसमें आज जो कराऊंगा इंडस्ट्री वाला पार्ट जो कराऊंगा वो बहुत एग्जाम में पूछता है। ठीक है। और एमसीक्यू का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन इज इंपोर्ट वाला पार्ट, जो फॉरेन ट्रेड वाला पार्ट है। ठीक है। उसमें एमसीक्यूज में भर भर के क्वेश्चंस पूछता है उस वाला पार्ट से। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का। नंबर वन इज व्हाट, मार्केटेबल सरप्लस। सब मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या है मुझे बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटेबल सरप्लस। पढ़ना नहीं है, बताओ मेरे को। मार्केटेबल सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या होता है, ज्यादा। सरप्लस का मतलब क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा विच इज मार्केटेबल। व्हाट इज मार्केटेबल, ये वर्ड सुना आपने कभी, मार्केटेबल विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। ये बिकने लायक है, बिकाऊ रेडी है ये, इसको बोलता है मार्केटेबल। ठीक है। सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे जैसे अभी अपन ने विजन प्रो रिलीज किया था ना, वो इसमें आपको 2 किडनी देना पड़ेगा अपना, 1.5 लाख रुपए का 2 किडनी। ठीक है। तो वो जो विजन प्रो इंट्रोड्यूस किया है वो अभी तक मार्केटेबल नहीं है। इट इज रेडी, इट माइट बी मैन्युफैक्चर्ड, इट इज नॉट मार्केटेबल येट बिकॉज वो मार्केट में बिकने लायक रेडी हुआ नहीं है। द मोमेंट इट कम्स टू द मार्केट, रिलीज हो जाएगा, सब लोग खरीद पाएंगे जनरल पब्लिक, तो हम क्या कहेंगे उसे, मार्केटेबल। ठीक है। सर मतलब क्या हुआ, पहले क्या था, हमारा खुद का खाने का कोई गारंटी नहीं था, इतना कम प्रोडक्शन हो रहा था कि हमारा खुद का खाने का स्ट्रेस था। राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्योंकि आपका प्रोडक्शन लेवल काफी बढ़ गया था, तो हम अपना सफिशिएंसी तो पूरा कर ही रहे थे, हम तो खा ही रहे थे, आसपास के लोगों को भी हमने बांटा, प्लस एक्स्ट्रा इतना बच गया कि हम उसे एक्स्ट्रा लेके जाके मार्केट में बेच सकते थे। This was the situation of being marketable surplus. मतलब that means you have surplus which you can sell it in the market. मतलब खुद का खाने के बाद में, खुद का प्रोडक्शन के बाद में, खुद का कंजम्पशन के बाद में, देखो ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के बाद भी you had produced which could be sold in the market. उसके वजह से क्या फायदा हुआ, एक तो मेरा खाने का टेंशन खत्म हो गया, दूसरा बिकने की वजह से मेरा इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। नंबर 2, बफर स्टॉक क्या होता है, एज अ सेफ्टी स्टॉक। किसी तरह प्रोडक्शन अच्छा रहा, एग्जाम्पल से अभी बारिश आ रही है इतना, ठीक है, हो सकता है कि अभी एग्रीकल्चर का टाइम हो, बारिश चाहिए बट एक्सेसिव बारिश नहीं चाहिए, बाढ़ आ जाएगा, फसल खराब हो जाएगा, होता ही है, हो भी रहा है, आपको तो पता नहीं, अभी तो गुवाहाटी में इतना पता नहीं चलता है। अपर असम की तरफ, लोअर असम की तरफ तो बहुत इश्यूज होता है कि पानी भर जाता है, काफी फसल खराब हो जाता है, काफी लोगों का घर खराब हो जाता है। तो हर साल अच्छा प्रोडक्शन हो जरूरी है क्या, नहीं है। कुछ अच्छा हुआ तो अपन क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल सोचो, आपको कमाई करता है, कुछ महीना अच्छा कमाई होता है तो पापा क्या बोलता है, जमा करके रखता है, क्या पता कोई महीना खराब हो गया, स्लगिश हो गया, तो अपने पास सेफ्टी अमाउंट रहना चाहिए। सिमिलरली जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस था ना, उसको गवर्नमेंट ने, एमएसपी सुना है आपने, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सुना आपने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था, उसको खरीद लिया ताकि गवर्नमेंट अपने पास में वेयर हाउस में रख सके, दैट कुड बी यूज्ड एट द टाइम व्हेन द प्रोडक्शन लेवल वुड हैव बीन सिंपल। इसको बोलते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक हम लोग प्यार से सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे एमएसपी नहीं लिखा हुआ है, आप यहाँ पे एमएसपी वर्ड ऐड कर सकते हो कि दैट द गवर्नमेंट परचेसेस द फूड ग्रेन्स एट द एमएसपी। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वैसे तो आपको चैप्टर नंबर 6 बोल के एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, उसमें है ऑलरेडी सरप्लस। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, लास्ट पॉइंट, बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप। देखो सीधा सा बात है, इसमें एकदम सिंपल रूल है। मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन से ऐसा नहीं कि सबका प्रोडक्शन बढ़ गया था, बट 2 ग्रेन्स ऐसे थे जिसका प्रोडक्शन ट्रिमेंडसली बढ़ गया था, वो था राइस एंड व्हीट। इसका प्रोडक्शन बहुत भयंकर बढ़ा था, क्योंकि ये बहुत लोग कंज्यूम करता है, तो नेचुरली इसका सप्लाई क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। नेचुरल सा बात, पहले मास्क कम था बाजार में तो दाम ज्यादा था, जैसे मास्क को सैनिटाइजर सब बनाने लग गया, मार्केट में सप्लाई क्या हो गया,
ज्यादा हो गया, मास्क का दाम ऑलमोस्ट 1 रुपया 2 रुपये भी हो गया, राइट, ताकि सब लोग खरीद सके। तो जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो इट व्हाट बेनिफिट्स द लो इनकम ग्रुप पीपल। तो थ्री बेनिफिट्स, नंबर वन इज व्हाट, अटेनिंग marketable surplus, number two is what, buffer stock for food grain, and number three is what, benefit to the low income groups। एक बार और वापस तीनों पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये तीनों पॉइंट लिखना है। अटेनिंग व्हाट, मार्केटेबल सरप्लस, बफर स्टॉक एंड लो इनकम ग्रुप पीपल को बेनिफिट दिया गया। हाँ, बट नथिंग नथिंग कम्स, बोलता ना, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट, मतलब सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस दे दिया, उसको अपन बोलता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। सब कुछ जो एपरेंटली दिखता है वो अच्छा हो जरूरी नहीं है, आदि पुरुष, है ना। सिर्फ ट्रेलर देख के कभी मूवी देखने नहीं जाना चाहिए, ठीक है, हम तो नहीं है भाई, हमको तो शुरू से भरोसा नहीं था उसके, ठीक है, ऐसे 600 करोड़ का जो आग लगाया हुआ है, ठीक है। कौन सा देख लिया है, खराब है ये, किस किस का रुपया लगा, किसी का रुपया लगा यहाँ, ये जो यहाँ पे तुम्हारा डांस कॉम्पिटिशन है ना, यहाँ पे नशा में बैठा रहता है, आदि पुरुष में, आदि पुरुष, कोई नहीं देखा गया, उसको कहाँ देख रहा है, वो तुम्हारा टिकट काटने वाला था क्या। जो भी तुम लेके रखा है ना, ठीक है, वो शेयर करवाना, अलग माहौल में जी रहा है, मतलब सोच रहा है कि वो देखा है नहीं देखा है, पूछ ही लो, ऑनर वाला लोग बोलेगा हो गया काम, आज तक कांड खत्म है लोग का। बताइए, तो व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या क्या रिस्क है। देखो, सबसे पहला तो एचवाईवी सीड्स जो है वो पेस्ट के प्रेमी थे, पेस्ट के प्रेमी थे मतलब कीड़ा है ना, कीड़ा, वो कीड़ा बहुत लगता था एचवाईवी सीड्स में, ठीक है। इसीलिए आप सुना होगा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत इस्तेमाल होता था, बिकॉज वो दैट वाज सो प्रोन टू पेस्ट अटैक कि अगर थोड़ा सा भी आपने खुला छोड़ दिया उसको तो उसमें कीड़ा लग जाएगा, और कीड़ा अगर एक बार लग गया तो आपका पूरा आउटपुट लेवल खत्म। सेकेंडली, एचवाईवी सीड्स जो था वो बहुत एक्सपेंसिव था, ठीक है, एचवाईवी सीड्स में वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा था कि अगर बाई चांस उसमें कीड़ा लग गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा आपका, पहला चीज। और क्योंकि इट वाज एक्सपेंसिव तो हर कोई तो खरीद नहीं पाएगा, दैट मीन्स जो लो इनकम लेवल का लोग था वो लोग उसको, या लो स्मॉल फार्मर्स जो था उसको खरीद नहीं पा रहा था। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टू प्रमोट दैट ऑल द फार्मर्स गेट दी एचवाईवी सीड्स, उन्होंने प्रोवाइड किया सब्सिडीज, क्या प्रोवाइड किया, सब्सिडीज, समझ में आया। तो देयर सर्टेन फेवरेबल स्टेप्स टेकन, इसमें लोन्स वगैरह एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, और उनको क्या रिक्वायर्ड दिया, नेसेसरी अमाउंट ऑफ सब्सिडीज, ठीक है। दिस वाज द पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। एक बार आप लोगों का जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है उसको मैं रिकॉल करो, रीड कर लो, ताकि यहीं पे दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। अगर पुराना पार्ट देखना है, जैसे याशी, अगर पुराना पार्ट को देखना है तो देख लेना, ठीक है। बट टेक अ 5-10 मिनट्स, 5 मिनट्स ले लो आप लोग और इसको पार्ट को खत्म करो, फिर विल स्टार्ट ऑफ विद इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्लीज रीड करो इसको अच्छे से। सगमा में क्या, क्या बैठो दो
क्या नहीं है? है, सब है। कोटाज है इसमें। कोटाज एज अ पार्ट ऑफ वो वाला पार्ट, ट्रेड वाला पार्ट, मेरिकल सीड्स को, हाँ। कुछ कुछ पार्ट इसलिए मैंने नहीं डाला जानबूझ के कि उसमें हम ना उसको क्वेश्चन बैंक में मार्क करवाता है, एक्चुअली हम क्वेश्चन बैंक भी पूरा सॉल्व कराता है बैठ के, पूरा सॉल्व कराता है बैठ के। तो अभी हम सोचा ना एक बार जब तुम लोग सबका एग्जाम एक बार के लिए थोड़ा सा सेटल लेवल पे आ जाएगा, यूनिट टेस्ट सब खत्म हो जाएगा सबका, सबका नहीं मतलब तुम लोगों के केस में जैसे हम लोग बीच में पार्ट कर रहे हैं, तो हम पहले चैप्टर नंबर 1 2 3 फिर जब खत्म कर दे एक बार के लिए, उसके बाद पूरा वापस से रिवाइज कराएगा, क्वेश्चन बैंक करवाएगा बैठ के, फिर आगे बढ़ेगा हम आराम से। जैसे वही सिमिलर फॉर नेशनल इनकम ऑल्सो, एक बार वापस से नेशनल इनकम मनी एंड बैंकिंग वाला पार्ट को पहले प्रॉपर रिवाइज करेगा, तो तुम लोग एकदम सहन में बैठ जाए विद क्वेश्चन बैंक एवरीथिंग। हो सकता है वो 2 3 घंटा का क्लास हो, ठीक है, बट वो बैठ के पूरा करवाएगा, उतना करवा देगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। इस बार आई नॉट हड़बड़ी, क्योंकि हम बहुत बार सिलेबस खत्म कराया था, हमको स्ट्रेस नहीं है उसमें, ठीक है। आइए, समझ में आ गया? एकदम दिमाग में सेट है एग्रीकल्चर वाला पार्ट प्रॉपरली, हर एक पॉइंट तुम अच्छे से पढ़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। नेक्स्ट से क्या है? इंडस्ट्री। कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज में इन जनरल इश्यूज क्या क्या थे। इंडिया में इंडस्ट्रीज का हालत बहुत खराब था, ठीक है। एक काम करो, पूर्वी और अनुष्का लोग इनसे थोड़ा सा फाउंडेशन का टिप ले लो, दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन देयर फाउंडेशन एग्जाम्स, थोड़ा उनको ऐड कर दो। तुम लोग तुमको यूटिलाइजेशन करना नहीं आता रिसोर्सेज को, थोड़ा बात करो कैसे पढ़ा था, लॉ वगैरह कैसे किया था, वो लोग कैसे किया था, ऐसा पूछो वो लोग से, थोड़ा पीछे बैठे तो जाओ, द आइडिया सीनियर्स, ठीक है। आइए, इंडस्ट्रीज में जो है देखिएगा, सबसे पहले इश्यूज बताइएगा, इश्यूज क्या क्या था जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे, ठीक है। पीछे बैठ जाना प्लीज, पीछे बैठ जाओ, आवाज आ रहा था तो पीछे बैठ जाओ आराम से, ठीक है। अब बात ये है, इंडिया में सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने दिया ही नहीं था, चैप्टर नंबर 1 याद है तो, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप नहीं हुआ, पब्लिक सेक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, प्लस जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी इंडिया में था उसको डेवलप होने नहीं दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज का हालत बहुत ज्यादा खराब था, बट कोई भी कंट्री को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज डेवलप करना बहुत जरूरी था। मेजर इश्यूज क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर मतलब सर, प्राइवेट सेक्टर कोई भी कंट्री को डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट होना जरूरी है, बट प्राइवेट सेक्टर तभी बढ़ पाएगा जब उनके पास में क्या रहे? पैसा रहे। उनके पास क्या रहे? पैसा रहे। उनके पास देयर वाज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर, समझ में? देयर वाज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है देखो तो, लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर द, एक तो पैसा कम है मेरे पास में, प्राइवेट सेक्टर ऐसे डेवलप नहीं हो पा रहा है क्योंकि पैसा कम है, ऊपर से अगर मुझे इंडस्ट्री डेवलप आज की डेट में कई सारा सेक्टर इसलिए डेवलप हुआ है बिकॉज द गवर्नमेंट इज रोलिंग आउट अ लॉट ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम्स, लो इंटरेस्ट रेट प्रोग्राम्स, ग्रोथ प्रोग्राम्स, ताकि इन जनरल इंडस्ट्रीज इन इंडिया कैन डेवलप। इसलिए तो स्टार्टअप बूम इतना आया इंडिया में कि कई सारे स्टार्टअप्स आए क्योंकि फंडिंग बढ़ा, गवर्नमेंट के फेवरेबल पॉलिसीज बढ़े, सब कुछ होता है। तो गवर्नमेंट का रोल तो एक्टिवली रहेगा ही फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर, बट प्रॉब्लम क्या था उस वक्त? कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी इंसेंटिव मिलने की संभावना नहीं थी। थर्ड क्या था? कि प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो गया, बट ऐसा नहीं कि इंडिया में केवल कैपिटलाइजेशन हुआ। इंडिया में इट्स अ कंट्री जहां पे रिच एंड पुअर के बीच में गैप क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए देश में जितना ग्रोथ का इंपॉर्टेंस है उतना ही वेलफेयर का भी रिक्वायरमेंट है। इसका क्लासिकल एग्जांपल है, कई जगह में ऐसा है जहां पर रहेगा कि जियो कितना अच्छा है, बीएसएनएल को काम का नहीं है, क्यों है बीएसएनएल? बट ऐसा कई सारा जगह है, कई सारा स्मॉल स्मॉल एरियाज है, छोड़ो बाकी जगह पे, गुवाहाटी का थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आप लोग जाओ, आपको पता चलेगा वहां पे जियो चलता ही नहीं है, एयरटेल चलता ही नहीं है, सिर्फ बीएसएनएल चलता है, क्योंकि उनको वहां पे प्रॉफिटेबल नहीं लगता वेंचर। हम क्यों करें? हम 1500 लोग या फिर 2000 लोग के लिए क्यों जाए वहां पे, पूरा सेटअप करें, नेटवर्क बनाए, टावर लगाए, क्यों लगाए? हम वहां प्रॉफिट नहीं है, बट वहां पे बीएसएनएल को जाना पड़ेगा बिकॉज कनेक्टिविटी तो सबका अधिकार है, बात करने का अधिकार सबके पास में, समझ में आया? इसी प्रॉब्लम्स को जूझते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और देश का इंडस्ट्रीज जो है उनको इन जनरल डेवलप करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? और वो कैसे करेगा आप मुझे बताइए, वो कैसे करेगा मुझे बताइए। सबसे पहले इंडिया ने जो ब्रिटिशर्स सॉरी जो इंडियन गवर्नमेंट था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। क्या पास किया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ध्यान रखिएगा। पहला रेजोल्यूशन पास किया था 1948 में, तब पास किया था, बट इतना ज्यादा वो स्पेक्युलरली अच्छा नहीं था, इसलिए नया जो पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया था जो कि इंपैक्टफुल था, वो था इन द ईयर 1956। इन द ईयर व्हाट? 1956, ठीक है। एक बार सुनो, एक बार
सुनो ना, एक बार तुम लोग ना उस रूम में डिस्कस कर लो ना प्लीज, चारों जन, ठीक है? इनको भी ले जाओ, इनको भी ले जाओ, बाकी लोग भी वहीं पे जाओ, वहां पे बैठ जाओ, तुम्हारा थोड़ा सा गाइड ले लो तुम लोग, जाओ, ठीक है, जाओ। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब का? 1956। अब सुनो क्या हुआ। इसके तहत हर इंडस्ट्री को बोला, हर इंडस्ट्री, चाहे इंडिया में कोई भी नया इंडस्ट्री आओ, चाहे इंडस्ट्री को आप डाइवर्सिफाई करो, एक्सपैंड करो, नए जगह में लेके आ रहे हो, तो हर एक इंडस्ट्री जो इंडिया में डेवलप हुआ उसको चाहिए होगा एक लाइसेंस। क्या चाहिए होगा? लाइसेंस। बिना लाइसेंस का आप इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसको बोलता था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। क्या था ये? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, कि हर एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए होगा? लाइसेंस। बिना लाइसेंस के वो ऑपरेट नहीं कर सकता। समझ में आया आपको? बिना लाइसेंस के वो ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है? दैट मीन्स इट मेड श्योर। सर क्यों किया था लाइसेंस सिस्टम? अनदर वे टू प्रमोट इक्विटी। अनदर वे टू प्रमोट व्हाट? इक्विटी। सर इक्विटी कैसे? देखो, अब अगर मेरे को लगता है कि इस जगह में फायदा है बहुत, तो मैं भी इंडस्ट्रीज वहीं सेट करूंगा। अनामिका देखा वहां में फायदा है, मैं भी वहीं सेट करूंगी। प्रियमा ने देखा वहीं पे फायदा, मैं वहीं पे सेट करूंगी। तो इससे क्या होगा? एक ही जगह डेवलप होगा, बाकी स्टेट्स डेवलप ही नहीं होगा, बाकी स्मॉल रूरल एरियाज डेवलप ही नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का विजन था कि हर एक जगह डेवलप, इसलिए लाइसेंस वो लोग को ज्यादा इजीली मिलेगा जो थोड़ा रिमोट एरियाज में इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं। इससे क्या होगा? देश में इक्विटी डेवलप होगा, हर स्टेट इन जनरल डेवलप होगा, इसलिए लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। मोर ओवर, इंडस्ट्रीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। एक था शेड्यूल ए, दूसरा था शेड्यूल बी, तीसरा था शेड्यूल सी। शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज थे विच वाज एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि इन सेक्टर को टच ही नहीं कर सकता कौन? प्राइवेट सेक्टर। इसको एक ही सेक्टर ऑपरेट करेगा, वो है गवर्नमेंट। मतलब इन सेक्टर से एग्जाम्पल टेलीकॉम, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, ये ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज थे जिसको बोला कि कौन खाली कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट। प्राइवेट इसकी तरफ नजर भी नहीं डालेगा। टोटल ऑफ हाउ मेनी इंडस्ट्रीज में देयर? 17 इंडस्ट्रीज। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज में देयर? 17 इंडस्ट्रीज ऐसे था। कंपनीज नहीं बोल रहे, क्या बोला? इंडस्ट्री सेक्टर, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेनली इंश्योरेंस है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, फिर न्यूक्लियर, ठीक है, डिफेंस, ऐसे कुछ 17 इंडस्ट्रीज थे जो कि क्या था? गवर्नमेंट बोला कंट्रोल कौन करेगा? सिर्फ, हाँ। और उसको किसको डाला, किस कैटेगरी में डाला? शेड्यूल ए। शेड्यूल बी को हम लोग एक लेवल तक बोलते था पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, बट एक्चुअली प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नहीं था, क्योंकि कई सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें प्राइवेट को एंटर करना था बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उनके लिए एंटर करना। तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको शुरू करके दे देता है, चलाओ आप। इनिशिएशन कौन करके दे रहा है? गवर्नमेंट। बस शुरू स्टार्ट चलाएगा कौन? प्राइवेट। कंट्रोल किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास। कंट्रोल किसके पास में रहेगा? गवर्नमेंट के पास। स्टार्ट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। चलाएगा कौन? प्राइवेट। समझ में? तो ये मिलके था, बट शुरू किसने किया था? गवर्नमेंट ने। और चलाया किसने? प्राइवेट ने। और थर्ड ऐसा सेक्टर था जो किसके लिए था? इट वॉज ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। पहला वाला में सिर्फ पब्लिक और कोई नहीं, दूसरा वाला में मिक्स, तीसरा वाला में इट वॉज ओपन टू प्राइवेट, बट कोई भी सेक्टर सबको क्या चाहिए? सबको क्या चाहिए? लाइसेंस की रिक्वायरमेंट अनिवार्य, सबको अनिवार्य तरीके से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? बिना लाइसेंस का जो है क्या हो सकता है? बिना लाइसेंस का कोई भी इंडस्ट्रीज ऑपरेट नहीं कर सकता है, बिना लाइसेंस का ऑपरेट नहीं कर सकता है। मतलब बिना लाइसेंस का तो कोई भी सेक्टर ओपन ही नहीं होगा भैया, ठीक है? बिना लाइसेंस का तो ऑपरेट ही नहीं होगा, ठीक है? और बाकी लाइसेंस ऑब्टेन करने के बाद भी यू टू सी कि आप कौन से शेड्यूल में फॉल करता है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। समझ में? दिस वाज द लाइसेंसिंग सिस्टम। दिस वाज व्हाट? द लाइसेंसिंग सिस्टम। एंड आज का लास्ट पॉइंट दैट विल डिस्कस इज ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको एग्जाम में पूछता है, पेज नंबर 13 का लास्ट टॉपिक विच इज द टॉपिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सुनो, गवर्नमेंट का विजन था कि एक बड़ा ऑटोमेटेड कंपनी अगर बनाएगा, जैसे टेस्ला इंडिया में अगर फॉर्म हुआ है, तो एज सच वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगा उतना। मे बी इतना बड़ा में 95% ऑटोमेटेड है, सिर्फ 5% जनरेशन करेगा किसका? एम्प्लॉयमेंट। तो इट वाज काइंड ऑफ अ रिस्की थिंग फॉर देम। और एक इतना बड़ा इंडस्ट्री डेवलप करना कोई मजाक भी नहीं है। गवर्नमेंट बोला कि क्यों ना मैं स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज को फोकस करूं। उससे फायदा क्या होगा? एक, इनको डेवलप करना इजी है। नंबर टू, ये ज्यादातर जो है मशीन मेड के जगह में क्या रहेगा? लेबर इंटेंसिव रहेगा। उसकी वजह से इन जनरल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा? देश का बढ़ जाएगा। हेंस दे प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ
एसएसआई, जिसको हम लोग प्यार से अभी के टाइम में रीब्रांडेड एंड टोल्ड एज टू बी एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है ना, उसको बोलते हैं एमएसएमई। आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है अभी। उसी को उन्होंने क्या बोला था, एसएसआई। कब फॉर्मुलेट किया था, 1955 में। कौन सेटअप किया, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, इसको हमने प्यार से कार्वे कमेटी, ये भी अनदर 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्वे कमेटी ने सेट किया था विद द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, टू सेटिंग अप एसएसआई। मतलब एसएसआई को कब सेटअप किया था, इन द ईयर 1955, बाय विच कमिटी, कार्वे कमेटी। ठीक है सर, कैसे हम लोग बताएं कि एक एसएसआई है, तुम्हारा कंपनी जो है वो एक एसएसआई है, वो हमें कैसे पता चलेगा, जहां आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज, मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑन द एसेट्स वाज जस्ट रुपीज 5 lakhs। अगर आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वाज 5 lakhs, तो उसे हम क्या कहते थे, एस एसएसआई। ठीक है, और अब उसका लिमिट बढ़ा के कितना हो गया था, 1 CR। मतलब उस वक्त बोला था कि अगर आपको एक एसएसआई के कैटेगरी में गिरना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट्स वाज रुपीज 5। 5 लाख से ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, आप एसएसआई की कैटेगरी में नहीं गिरोगे। समझ में आया आपको। बट इसमें फायदा भी था, कुछ चैलेंजेस भी थे, नुकसान तो नहीं बोलूंगा, कुछ चैलेंजेस थे इनको एसएसआई को। फायदा क्या था, नंबर 1, क्योंकि मेनली ये लेबर इंटेंसिव थे, तो इट यूज्ड टू जनरेट व्हाट, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। खूब एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया इंडिया में। और वो इशू क्या था, सही बोलेगा भैया, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तो थे ही, तो ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज फाइट कैसे करेंगे उनके लिए, पॉइंट है ना। उसके लिए ये 2 मार्क का बहुत सवाल इंपॉर्टेंट पूछता है कि क्या गवर्नमेंट ने किया था ताकि एसएसआई को प्रमोट कर सके। इसको पे प्लीज मार्क करेगा, एग्जाम में पूछता है, ये 1 से 2 मार्क का सवाल रहता है। कैसे किया, सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला कि जो गुड्स एसएसआई बना रहा है, वो केवल कौन बनाएगा, एसएसआई, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब वो प्रोडक्ट्स बड़े कंपनीज बना ही नहीं सकते, दीज आर रिजर्व्ड फॉर एसएसआई। एंड नंबर 2, इनको कई सारे कंसेशंस, सब्सिडीज एंड लो इंटरेस्ट लोन्स मिला, ताकि ये बाकी बाकी जो इंडस्ट्रीज, बड़े इंडस्ट्रीज है, उससे compete कर सके। तो किस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया ताकि प्रमोट क्या कर सके, एसएसआई को। नंबर 1 वाज रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर 2 वेरियस कंसेशन। आई फील कंसेशन मतलब डिस्काउंट देना, सब्सिडी देना, बेनिफिट्स देना, लो रेट में इंटरेस्ट में तुमको लोन देना, ये सब कंसेशन है तुम्हारा। ठीक है, छट छुट आई बोलता ना, डिस्काउंट देना, लाइक कंसेशन। हाँ, ये हमको लगता है कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहेगा इस बार का एग्जाम में। सर आपको ऐसे क्यों लगता है, इट्स जस्ट एन इंक्लूजन, आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। मतलब चाहे सेवा सीबीएसई के, इस बार को लगता है ये एग्जाम में आना चाहिए। डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसे हर बार इट हैड वर्क, बट आई विल नेवर टेक अ रिस्क। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। तो वी आर जस्ट लेफ्ट विद फॉरेन ट्रेड एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। इट विल जस्ट टेक अराउंड 10 मिनट्स टू क्वेश्चन, ये वाला पार्ट करने के लिए। ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे आराम से। आपका काम रहेगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में जितना करवाया है, आपको क्वेश्चन बैंक जो है प्रिंट आउट चैप्टर नंबर 1 का मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन बैंक का सॉफ्ट कॉपी दिया है, नेक्स्ट क्लास तक आप चैप्टर नंबर 2 का हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। आप लोग रिवाइज करोगे, बट अगर आपने आईडी किया विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन बैंक, आप समझ जाओ वेस्ट ऑफ टाइम है, आप कुछ नहीं करें। अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ के बैठे हुए और सोचते हुए कि जीवन मेरा इससे निहाल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जब तक क्वेश्चन बैंक उठा के क्वेश्चंस नहीं देखोगे, जब तक आंसर को रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे, कोई सेंस नहीं है। समझ में, दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट द क्वेश्चन बैंक इज। यस, बट क्वेश्चन बैंक का सिंस पहला एडिशन है, इसमें मिस्टेक्स है। जो मिस्टेक्स आपको मिला, हाईलाइट मिला, मुझे प्लीज आप लोग हाईलाइट करवाइएगा, मैं उसका करेक्शन शीट आपको दे दूंगा प्रिंट आउट। ठीक है, चलेगा। एक तक क्वेश्चन बैंक वाला पार्ट जितना मैंने करवाया है इंडस्ट्री तक, उसको बढ़िया से पढ़ो और मुझे बताइएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो मुझे बताइएगा। चैप्टर नंबर 3 का मैं तुम्हें देता हूँ, तुम लोग शुरू करो, देखना, टाइम वेस्ट मत करो। हम यहीं पे हैं और वो क्लास करा रहे, कोई डाउट होने से अभी पूछ लेना मेरे से। ठीक है, चलेगा।